नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल थ्योरी पर नजर डालने वाले हैं। ये थ्योरी एक सीक्रेट ग्लोबल पावर के बारे में है जिसे ग्लोबल सिंडिकेट कहा जा रहा है। ये सारी जानकारी एक नए लेख से आई है और सच कहूं तो ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक काफी रहस्यमयी घटना से। तारीख थी 19 मार्च 2026। जगह भारत म्यांमार बॉर्डर। यहां मैथ्यू वैन डाइक नाम का एक अमेरिकी नागरिक पकड़ा जाता है। अब देखिए, सवाल तो यही उठता है कि एक अमेरिकी नागरिक उस इतने सेंसिटिव इलाके में आखिर कर क्या रहा था। अब जिस सोर्स पर यह पूरा विश्लेषण आधारित है, उसका मानना है कि ये कोई छोटी मोटी या आम गिरफ्तारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े छिपे हुए संघर्ष की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसा संघर्ष जिसे वो सोर्स ग्लोबल गैंग वॉर का नाम देता है। तो चलिए सबसे पहले उस शख्स पर फोकस करते हैं जो इस पूरे रहस्य के सेंटर में है। तो आखिर ये मैथ्यू वैन डाइक है कौन? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये खुद को रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट मतलब तख्ता पलट का माहिर बताता है। वो एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, या कह लें एक भाड़े का सैनिक। और इसका रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। लिबिया, सीरिया, यूक्रेन, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये एक्टिव रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देते हुए पकड़ा गया था। इसी बात से तो शक और भी गहरा हो जाता है कि वो किसी बहुत बड़ी ताकत के लिए काम कर रहा था। तो ठीक है, अगर वैन डाइक सिर्फ एक मोहरा था, तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? चलिए अब उस ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं जिसके लिए वो कथित तौर पर काम कर रहा था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है द ग्लोबल सिंडिकेट। सोर्स इसे एक बहुत ही पावरफुल 10% यूरेशियन सिंडिकेट बताता है। अब ये करता क्या है? ये पर्दे के पीछे से सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए पूरी दुनिया के इवेंट्स, रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स को एक तरह से मैनेज करता है। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सोर्स का दावा ये है कि ये जो इतना पावरफुल सिंडिकेट है, वो अब एक नहीं रहा। मतलब उसके अंदर ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि लड़ाई है किसके बीच? सोर्स के मुताबिक ये सिंडिकेट दो गुटों में बंट गया है। एक है ट्रम्प फैक्शन और दूसरा है मोदी फैक्शन। और ये दोनों एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है आरएसएस का, जो भारत का एक बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। सोर्स कहता है कि उस पर बैन लगाने की धमकी का इस्तेमाल एक प्रेशर टैक्टिक की तरह किया जाता है, खासकर तब जब एक गुट को लगता है कि दूसरा उसके एजेंडे से पूरी तरह सहमत नहीं है। अब इस गैंग वॉर के दौरान ये सिंडिकेट कैसे काम करता है, इसके बिहेवियर को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी देता है। और यही है सरफरोश मॉडल का मूल सिद्धांत। सीधी सी बात है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। अपने एजेंट्स को यूज करो और जैसे ही वो पकड़े जाएं, उन्हें पहचानने से इनकार कर दो। देखिए, ये आइडिया आया है बॉलीवुड फिल्म सरफरोश से। अगर आपको याद हो तो फिल्म में गल्फाम हसन जब मिर्ची सेठ पकड़ा जाता है तो उसे पहचानने से ही मना कर देता है। बिल्कुल वैसे ही सोर्सेस का कहना है कि ये सिंडिकेट भी अपने असली लीडर्स को बचाने के लिए मैथ्यू वैन डाइक जैसे प्यादों की बलि चढ़ा देता है। सीधी भाषा में कहें तो ये यूज एंड थ्रो की एक बेहद क्रूर स्ट्रैटेजी है। तो ठीक है, सिंडिकेट सरफरोश मॉडल के तहत अपने लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर दांव पर लगा क्या है? ये दोनों गुट लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? सोर्स के मुताबिक ये लड़ाई एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल प्राइस के लिए है। सोर्स के अनुसार असली मकसद है ईरान में रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट करना। और इस बड़े प्लान में भारत को एक लॉजिस्टिक्स हब की तरह इस्तेमाल किया जाना था। एक ऐसी जगह जहां वैन डाइक जैसे भाड़े के सैनिक एक प्रॉक्सी आर्मी तैयार करते। इतना ही नहीं, जो हाल ही में ईरानी जहाज़ों पर हमले हुए, उन्हें भी इसी बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। अब ये सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि भारत जैसे देश के अंदर आखिर इतनी बड़ी सीक्रेट योजना को मैनेज, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब सोर्स एक और भी चौंकाने वाली थ्योरी में देता है, जिसे वो वैदिक एप्स्टीन मॉडल कहता है। अब ये क्या है? देखिए, तर्क ये है कि जैसे वेस्ट में जेफरी एप्स्टीन हनी ट्रैप्स और फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए एलिट्स को कंट्रोल करता था, वैसे ही भारत में कथित तौर पर आध्यात्मिक गुरुओं, आश्रमों और बड़े बड़े फाइनेंसर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल सिंडिकेट का एजेंडा चलाने के लिए किया जाता है। तो अगर ये सब सच है तो सवाल उठता है कि इसका मुकाबला कैसे हो। अच्छी बात यह है कि ये लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाता, बल्कि इसके एक सोल्यूशन भी बताता है। और ये सोल्यूशन कोई पारंपरिक विद्रोह नहीं है, यह है एक डिजिटल उलगुलान।
मतलब एक ऐसा विद्रोह जो हथियारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और डेटा से लड़ा जाएगा। इस डिजिटल विद्रोह का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसमें दो चीजों को मिलाया जाएगा, एक कर्म यानी हमारी अपनी इंटेलिजेंस, हमारी समझ, और दूसरा विश्वकर्मा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, जो डेटा को डिकोड करेगी। लक्ष्य क्या है? सिंडिकेट के डिजिटल फुटप्रिंट्स और उनके एल्गोरिदम्स को एक्सपोज करना, मतलब इंसानी दिमाग और एआई को मिलाकर सच को सबके सामने लाना। सोर्स इसके लिए मिशन 2030 नाम का एक पूरा रोड मैप भी देता है। इसके 4 कदम हैं। पहला, सिंडिकेट के अंदर चल रहे गैंगवार को दुनिया के सामने लाना। दूसरा, वैदिक एप्स्टीन वाले कंट्रोल नेटवर्क को डिकोड करके पब्लिक करना। तीसरा, इस डिकोड की हुई जानकारी से समाज को एकजुट करना। और चौथा और आखिरी कदम, अबुआ दुशुम अबुआ राज, यानी हमारी जमीन हमारा राज, इसे स्थापित करना। और आखिर में हम इस लेख के एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ इसे खत्म करते हैं, जो इस पूरी थ्योरी का सार है। हाथी जाग गया है, सिंडिकेट का मैनेजमेंट खत्म हो गया है। मतलब साफ है, ये एक विद्रोह का, एक नई जागृति का और कंट्रोल के एक पुराने दौर के अंत का ऐलान है।